नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम MP PSC 2026 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक हमने मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को लगभग समाप्त करने पर है। आप सभी ने देखा कि हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ा, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ा। अब हम मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के मध्य का जो राजपूत काल है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने कलचुरी वंश, फिर मैंने आपको पढ़ाया था गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ हमने एक और कवर किया था जिसका नाम था हमारा परमार वंश। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश के बारे में। किसके बारे में? चंदेल वंश के बारे में। और कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का कच्छ पगाध वंश तथा साथ साथ तोमर वंश, जिसके बाद मध्य प्रदेश का राजपूत काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सल्तनत काल की, मुगल काल की, और जो मालवा में मुस्लिम शासकों ने शासन किया उन सभी की हम बात करेंगे। कभी यह वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल के जाइएगा कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। आपके इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कभी कभी मुझे लगता है कि यह सीरीज में बंद कर दूं, परंतु मेरा मन करता है नहीं यार, किसी चीज़ को भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ाई को बीच में छोड़ते हैं, पढ़ाई को कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता है। पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के साथ हमें आगे बढ़ते चलना है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं राजपूत काल, और राजपूत काल के अंतर्गत आने वाले चंदेल वंश के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए, चंदेल वंश की बात करते तो इनको जेजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है, या जेजाग भुक्ति के चंदेल भी इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि यह अपने आप को स्वयं चंद्रदेव यानी चंद्रमा और काशी के गेहड़वाल नरेश की राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? गेहड़वाल नरेश की राजपुरोहित की पुत्री हेमवती और चंद्रमा की अपने आप को संतान यह बताते हैं। साथ ही में ऐसा कहा जाता है कि यार ऋषि चंद्रात्रेय की क्या है, चंद्रात्रेय के वंशज भी अपने आप को बोलते हैं। हमने मध्यकाल में देखा कि ये सर जो प्रतिहार नरेश थे, गुर्जर प्रतिहार नरेश, उनके अंतर्गत सामंत के रूप में काम करते थे। जब प्रतिहार नरेश थोड़े कमज़ोर होते गए तो हर जगहों पर उन्होंने सामंत को ही राजा चुन दिया गया था। तो पहले चंदेल वंश मुख्य रूप से महोबा के जो कालिंजर वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपनी राजधानी बनाकर शासन किए। उसके बाद खजुराहो, जिसे खजूर वाहक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी बनाई खजूर वाहक को, जिसे खजुराहो कहा जाता है, और वहाँ से अपना शासन चालू किया। इनके जो संस्थापक की हम बात करते हैं तो संस्थापक का नाम है नन्नुक। क्या नाम है? नन्नुक। फिर बागपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्षदेव, यशोवर्मन, धंगदेव, गणदेव, विद्याधर, त्रिलोक्य वर्मन और कीरत सिंह जैसे इनके महान शासक चंदेल वंश के अंतर्गत हुए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि मैं भी ये जो सीरीज चल रही है इसे बीच में छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं इसे इसलिए बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, जो रेगुलर इसे देख रहे हैं। और मेरा यही मानना है, कभी भी जब हम अध्ययन करते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ना तो हम उसके पहले के बचते हैं ना आगे के बचते हैं। हमेशा शिक्षा, चाहे तुम जो का से कबूतर वाली लाइन भी है, कभी खा से खरगोश पे आप ख़त्म कर दोगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। आपको आखिरी तक सीखना ही पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि एजुकेशन, देखिए बेटा, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आप अच्छा करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट चाहे वह पैसे के रूप में हो, चाहे अपना समय के रूप में हो, तो समय और पैसा पढ़ाई में आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका प्रॉफिट हमें बढ़ चढ़ कर मिलेगा। जैसे आपने देखा पाल सर का, मैं आपको हमेशा उदाहरण देना चाहूँगा कि 7 साल 18 से लेके 25 तक आदमी इंतजार कर रहा है सिलेक्शन होने का, और डीमोटिवेट ना होते हुए कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू देते देते कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। उनके चेहरे पर आपको कभी भी, जब आपको वो पढ़ा रहे थे उस दौरान भी एक भी सिकन नहीं दिखती थी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता था। पर आज की डेट में जब सिलेक्शन हुआ है तो वो क्या हो गए, एक मतलब ये समझ लो कि एक ब्रह्मांड में एक जो ग्रह घूमता है वैसा है। आइट साइड उनके लोग बाग घूम रहे हैं कि यार सर ने ऐसा क्या किया जो 7 साल तक इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा। तो मेरा मोटिवेट रखने का एक ही तरीका है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए।
जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। दोनों चीज़ आप करते चलेंगे तो आपका सिलेक्शन भगवान एक ना एक दिन कराएगा। और देखिए, मेहनत की कहानी है, मेहनत जो करेगा भगवान उसी को फल देगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिए। किस्मत 1-2-3% काम करती है, पर 97% जो काम करती है वो है मेहनत। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। तो आइए हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संस्थापक की हम बात करते हैं तो नन्नुक जो कि चंदेल वंश के संस्थापक थे, इन्हें चंदेल वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 831 ईस्वी के दौरान जो खजुराहो वाला क्षेत्र है, जिसे खजूर वाहक के नाम से पहले कहा जाता था, वहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना की। उसके बाद आते हैं बागपति, उसके बाद बनते हैं जय शक्ति, और जय शक्ति का जो नाम रहता है वहाँ रहता है जेजाक, और इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का नाम क्या पड़ा था, जेजाक भुक्ति पड़ा था। तो आपको याद रखना है, कई पेपर में आ जाता है किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं, तो बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जिसे जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बनते हैं विजय शक्ति, और उसके बाद बनते हैं राहिल। राहिल जो राजा बनते हैं वह सबसे पहले परमदेव की उपाधि धारण करते हैं। परमदेव की उपाधि धारण करने के बाद ये अच्छे कार्य करते हैं, जनता के भले के लिए काम करते हैं, और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में राहिल सागर का निर्माण कराते हैं। किसका? राहिल सागर का। जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो तालाबों का निर्माण कराया था वह किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। तो राहिल के द्वारा, जिसे राहिल सागर या राहिला सागर भी कहा जाता है, किसने? चंदेल वंश के राजा राहिल ने कराया था। राहिल के बाद हर्षदेव राजा बनते हैं, और यह उपाधि धारण करते हैं परम भट्टारक की। किसका? परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब राजा महिपाल के ऊपर आक्रमण होता है तो राजा महिपाल की क्या करते हैं? यह सहायता करते हैं। इनके ऊपर महमूद गजनबी आक्रमण करता है, तो महमूद गजनबी जब आक्रमण करता है तो इनकी सहायता कौन करते हैं? तो हर्षदेव नामक राजा करते हैं, जो चंदेल वंश से संबंधित थे। ये बहुत शक्तिशाली राजा हुए। इन्होंने अपना राज्य था वो विंध्य प्रदेश तक फैलाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है यशोवर्मन, जिसे लक्ष्मण वर्मन के नाम से जाना जाता है। 925 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी तक ये शासक बनते हैं। सबसे प्रमुख शासकों में से एक यशोवर्मन को ही बताया जाता है। यशोवर्मन ने सर्वप्रथम चंदेलों को स्वतंत्र घोषित किया। इन पहले ये किसके सामंत हुआ करते थे? मैंने बताया कि प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो इन्होंने प्रतिहारों की सामंतशाही को कहा कि हम आपकी सामंतशाही को स्वीकार नहीं करते हैं, हम आपकी सामंतशाही से मुक्त होते हैं, और जो चंदेल वंश है उन्हें स्वतंत्र बनाते हैं। इस प्रकार यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार करते हुए उन्होंने कन्नौज के नरेश, जो प्रतिहार नरेश थे देवपाल, उनको पराजित किया। फिर भैया ये हिमालय गए, खोखरो और तथा मिथिला प्रदेश पर इन्होंने विजय प्राप्त की। प्रतिहारों से इन्होंने कालिंजर दुर्ग को जीता। मालवा के शासक सियक द्वितीय, मैंने बताया था किस वंश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सियक द्वितीय किस वंश से संबंधित है। सियक द्वितीय को हराया, और सियक द्वितीय को हराने के बाद उनसे विदिशा यशोवर्मन ने जीता था। यशोवर्मन ने स्थापत्य कला में भी बहुत योगदान दिया है। इन्होंने चित्रकूट के पास एक प्रतिहार नरेश थे देवपाल, उनको हराया और उनसे विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त की। और इन विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त करने के बाद इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर को स्थापित किया। और एक बहुत फेमस विद्वान हुए कनिंगम, और कनिंगम ने इस मंदिर की तुलना चतुर्भुज मंदिर से की है, ठीक है। फिर देखिए, इन्होंने यशोवर्मन ने यहाँ पर बेला तालाब का निर्माण कराया। साथ ही में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने क्या कराया था? प्रारंभ किया था। अब आपसे पूछेगा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए, लक्ष्मण भगवान में था यश, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा यशोवर्मन ने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए, लक्ष्मण मंदिर का इन्होंने निर्माण पूरा कराया। पार्श्वनाथ मंदिर व विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए, यहाँ पर ये राजा धन की बात है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में। तो देखिए, PSC बाय DC सर द्वारा आपके लिए लाई गई है, आप सभी को पता है, जिसमें कुल 75 टेस्ट हैं, 50 यूनिट वाइज 25 FLT, और ये टेस्ट सीरीज दिसंबर में समाप्त हो जाएगी बेटा।
और उसके बाद आप सभी को पता है एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च अप्रैल के दौरान होगा, तो उस दौरान आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस टेस्ट सीरीज को पहले खरीद लो और एक टारगेट बना लो कि हम दिसंबर तक इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करेंगे और उसको फिर और अच्छे से लगाएंगे। तो जब तक हम पेपर देने जाएंगे लगभग हम 10,000 MCQ को सॉल्व कर चुके होंगे, और 10,000 MCQ में कभी आप एक एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ऐड करते तो आपके पास 20,000 फैक्ट होंगे, और 20,000 का भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो यकीन मानिएगा आप बहुत विद्वान हैं और आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। आप इसके लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, राजा धंगदेव बनते हैं। राजा धंगदेव अपनी राजधानी खजुराहो स्थानांतरित करते हैं। यह प्रतिहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, अपना साम्राज्य ग्वालियर तक फैला लेते हैं। राजा धंग ने गंगा यमुना पर शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। MPPSC ने पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक ने शिव की आराधना करते हुए गंगा यमुना के तट पर अपने शरीर को त्याग दिया था? तो याद रखिएगा, उनका नाम था राजा धंगदेव। ठीक है। फिर देखिए, एक राजा जयपाल थे। राजा जयपाल के ऊपर जब आक्रमण करता है महमूद गजनबी, तो राजा धंगदेव भी क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। फिर देखिए, इनके कुछ हम काम की बात करते हैं। स्थापत्य में जो योगदान दिया, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। फिर पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण किसने कराया था? राजा धंगदेव ने कराया था। इनके बाद बनते हैं राजा गणदेव, और गणदेव द्वारा मेनली चित्रगुप्त और वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? तो हमारे खजुराहो में। फिर देखिए, राजा विद्याधर बनते हैं, और राजा विद्याधर सबसे प्रतापी शासक होते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार के राजा राज्यपाल थे। उन्होंने क्या करा था? महमूद गजनबी के सामने बिना लड़े समर्पण कर दिया था। तो इनको गुस्सा आती तो राजा विद्याधर क्या कर देते हैं, गुर्जर प्रतिहार के जो राजा रहते हैं राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। और MPPSC ने पूछा है निम्न में से किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार के शासक राज्यपाल की हत्या की थी? तो उनका नाम है राजा विद्याधर। राजा विद्याधर भारत के एकमात्र राजा थे जिन्होंने महमूद गजनबी की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका सफलतापूर्वक विरोध किया था। यह भी MPPSC ने पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने महमूद गजनबी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था? तो उनका नाम था राजा विद्याधर। इन्होंने कलचुरी शासक गांगेदेव को हराया, मालवा के शासक राजा भोज को भी हराया था। स्थापत्य के काल में ऐसा कहा जाता है कि स्थापत्य में इनके योगदान की बात कहते हैं तो विद्वान बोलते हैं कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, और इस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा विद्याधर ने कराया था। साथ ही राजा विद्याधर भैया साहित्य के भी बहुत चाहते थे, तो इनके द्वारा लुगाते हिंदवी नामक कविताएं लिखी गई। इम्पोर्टेंट है, MPPSC ने पूछा हुआ है कि लुगाते हिंदवी नामक रचना किस शासक के द्वारा लिखी जाती थी? तो लुगाते हिंदवी नामक रचनाएं आपको याद रखना है, राजा विद्याधर द्वारा लिखी जाती थी। फिर उनके बाद बनते हैं राजा विजयपाल। अयोग्य थे तो भैया इन्होंने क्या कर ली? कलचुरी और ग्वालियर के कच्छ पघात वंशों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद देव बर्मन बनते हैं। फिर राजा कीर्ति बर्मन बनते हैं, और कीर्ति बर्मन के दरबार में ही कीर्ति बर्मन के दरबार में एक कृष्ण मित्र नामक लेखक होते थे, और उनके द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नामक एक किताब की रचना की गई थी। ठीक है। तो याद रखना, ये पेपर में पूछा था प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कृष्ण मित्र ने, जो किसके दरबार में रहा करते थे? कीर्ति बर्मन के दरबार में रहा करते थे। फिर देखिए, इन्होंने सामंत गोपाल की सहायता से कलचुरी राजा कर्णदेव को पराजित किया था। कीर्ति बर्मन ने सोने के सिक्के चलवाए। महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी राजा कीर्ति बर्मन ने कराया था। फिर बनते हैं राजा सुलक्ष्मण वर्मन, जिन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और मालवा से लूटा हुआ कलचुरी राजाओं को भी पराजित किया। देखो, लौटते हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है लौटते हुए। सबसे पहले उन्होंने नरवर्मन को हराया, मालवा के शासक, और जब मालवा से लौट रहे थे तो उस समय कलचुरी राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया। फिर जयवर्मन बनते हैं राजा। तो खजुराहो अभिलेख में लिखा गया है कि इनके चांदी और तांबे के सिक्के छतरपुर के पास से प्राप्त हुए जयवर्मन के। फिर पृथ्वी बर्मन बनते हैं, फिर मदन बर्मन बनते हैं। तो देखिए, अनेक शिलालेख प्राप्त हुए मदन बर्मन के भी, और देखिए मदन बर्मन ने भी, इनके सिक्के हमें रीवा से प्राप्त होते हैं, और चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजा मदन बर्मन ने चेदी शासक को पराजित किया और अपने साम्राज्य का चारों ओर क्या किया था? विस्तार किया था। फिर आते हैं एक प्रमुख शासक परमार्थ देव। परमार्थ देव क्या होते हैं? महोबा शिलालेख के अनुसार
मदन बर्मन चंदेल की मृत्यु के बाद उनका पोता, जिनका नाम क्या था, परमार्दी देव, शासक बनते हैं। इनके दरबार में दो प्रमुख सामंत हुआ करते थे, आला और उधल। ठीक है, और आला और उधल के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसने? आला और उधल ने। इनके दरबार में एक लोक कवि रहते थे, उनका नाम था पंडित जगनिक। क्या था? पंडित जगनिक था, जो किसके दरबार में रहा करते थे? परमार्दी देव के दरबार में रहा करते थे। और पंडित जगनिक के द्वारा ही परिमल रासो और आला खंड की रचना की गई थी। जो परमार्दी देव या परमाल चंदेल थे, उन्होंने दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। MPPSC ने पूछा है कि जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन थे, तो परमार्दी देव थे। 1181 और 1182 में परमाल चंदेल को पराजित किया। इसके बाद परमाल चंदेल ने अपनी राजधानी कालिंजर से महोबा स्थानांतरित कर ली थी। 1202 में परमर्दी देव के राज्य पर मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, जिसमें क्या हो जाता है, परमर्दी देव क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और जो चंदेल राज्य होता है वह किसके अधीन हो जाता है, तो वह हो जाता है मेनली गुलाम वंश के अधीन। फिर उसके बाद बनते हैं त्रिलोक बर्मन। ये क्या होते हैं? परमर्दी देव के पुत्र होते हैं और 1203 में दिल्ली सल्तनत के अधीन महोबा के उत्तराधिकारी शासक बनते हैं। और ये क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष वीरता दिखाते हैं और कालिंजर के किले को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और भैया जो अधीनता स्वीकार की थी उससे भी यह मुक्त हो जाते हैं। फिर भैया ये रीवा और वहाँ के आइट साइड एक क्षेत्र पड़ता है डहाल, उस क्षेत्र को भी जीतते हैं। फिर देखिए 1212 में त्रिलोक बर्मन डहाल त्रिपुरी के कलचुरी शासक त्रिलोकमल विजयादित्य को पराजित कर डहाल क्षेत्र भी जीत लेते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सोने और तांबे के सिक्के चलवाए थे। फिर उसके बाद बनते हैं बीर बर्मन, फिर भोज बर्मन, फिर हमीर बर्मन। हमीर बर्मन के दौरान क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं 1309 में और हमीर बर्मन को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। आखिरी शासक होते हैं कीरत सिंह, जिनकी पुत्री का नाम रहता है दुर्गावती। और 1545 में कीरत सिंह अपनी पुत्री दुर्गावती का विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो आखिरी शासक का नाम क्या था, कीरत सिंह था, जिनकी बेटी कौन होती है, दुर्गावती होती है। अब हम चंदेल वंश के स्थापत्य की बात करते हैं तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करा है 950 से लेकर 1050 तक। प्रारंभ में इनकी संख्या 85 थी, वर्तमान में 22 है। 3 समूह में बांटा गया, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। इनके बारे में मैंने यूनेस्को एक लेक्चर बनाया था, यूनेस्को साइट्स, उसमें इनके बारे में पूर्ण रूप से बताया। आप जाकर एक बार उन्हें देख लीजिएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि शक द्वितीय किस वंश के राजा थे, और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।